Good morning, dear students. Today I'm going to take up two, three topics together, which are related to electronic configuration, AFUBA principle, Pauli exclusion principle. So they were so much intermingled into each other that they could be taken up at the end only. Anyways, without wasting your time, I would like to take first of all energy level diagram for hydrogen atom. तो हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल डायग्राम मुझे शो करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है बच्चे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। कॉन्फ़िगरेशन आप पिछले वीडियोस में देख चुके हो कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो 1s1 यहाँ पे लिख दिया गया कि हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। उसके बाद 2s है, 2p है, खाली है, 2s खाली है, 2p खाली है, 3s खाली है, 3p खाली है, 3d खाली है, 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है, 4f खाली है। दे आर ऑल वेकेंट। सो इनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं दिखाया गया। 2s और 2p की एनर्जी सेम दिखाई गई है, 3s 3p 3d की एनर्जी सेम दिखाई गई है, 4s 4p 4d 4f की एनर्जी सेम दिखाई गई है। तो ऐसे एटम जो कि यूनी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें जो आफूबा डायग्राम है वो फॉलो नहीं करी जा सकती। तो आफूबा में तो ये होता है कि आप ये आफूबा की डायग्राम देख लीजिए कि पहले 1s ड्रॉ करना होता है, उसके बाद 2s, 2s के बाद 2p ड्रॉ करना होता है। यहाँ पे क्या है, 2s और 2p इकट्ठा दिखाया गया है। 2p के बाद 3s ड्रॉ करना होता है, 3s के बाद 3p फिर 4s। तो यहाँ पे 3s और 3p इकट्ठा दिखाया गया है। इसका मतलब कि जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उनमें एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंट नहीं होते। एनर्जी लेवल जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो इट्स अ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हाइड्रोजन के लिए है। लेकिन जब एनर्जी लेवल डायग्राम, अब ये दूसरी डायग्राम पे आ जाइए। व्हेन यू हैव टू ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम, यू हैव टू फॉलो द डायग्राम आफूबा डायग्राम। आफूबा डायग्राम के अकॉर्डिंगली सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1s, मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो मैंने यहाँ पे 1s ड्रॉ कर दिया। गॉट इट। 1s के बाद क्या आया, 2s, तो मैंने 2s ड्रॉ कर दिया। 2s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 2p की। तो 2p को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर दिखा दिया, यानी 2s से ज़्यादा ऊपर दिखा दिया, यानी कि 2p की एनर्जी 2s से ज़्यादा है, क्योंकि इस तरफ एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, इस एक्सिस में इंक्रीज कर रही है। तो 2p के बाद डायग्राम में क्या आ रहा है, 3s, यानी कि 3s की एनर्जी 2p से ज़्यादा है। अब आप इस डायग्राम में भी देख लीजिए, 2p से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 3s की, और 3p की एनर्जी 3s से ज़्यादा है। तो ये जो डायग्राम है वो स्ट्रिक्टली किसके अकॉर्डिंगली बनाई गई है, आफूबा डायग्राम के अकॉर्डिंगली बनाई गई है। तो आपने आफूबा डायग्राम को फॉलो करना है जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए रेयरली आती हैं, लेकिन आपको समझ अच्छे से होनी चाहिए कि हाइड्रोजन एक्चुअली डिफरेंस क्या है दोनों में। हाइड्रोजन और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम की जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, हाइड्रोजन में जो ऑर्बिटल्स हैं वो सारे इकट्ठे दिखाए गए हैं, यानी कि सबकी एनर्जी इकट्ठी दिखाई गई है। 1s तो चलो 1p 1d 1f तो होता नहीं है, 2s और 2p होता है, तो 2s और 2p की एनर्जी बराबर दिखाई गई है। 3s 3p 3d होता है, इनकी एनर्जी बराबर दिखाई गई है। 4s 4p 4d 4f होता है, इनकी एनर्जी इक्वल दिखाई गई है, सेम दिखाई गई है, यूनिफॉर्म एनर्जी दिखाई गई है। इससे ये पता चलता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो इनमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी रिपल्शन की वजह से ऑर्बिटल ऊपर नीचे हो जाते हैं, और वो किस डायग्राम को फॉलो करते हैं, आफूबा की डायग्राम को फॉलो करते हैं। इसलिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम की बनाई गई है वो स्ट्रिक्टली आफूबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बनाई गई है। सबसे पहले क्या है, 1s बना दिया। उसके बाद क्या है, 2s बना दिया। 2s के बाद क्या है, 2p बना दिया। 2p के बाद क्या है, 3s बना दिया। 3s के बाद क्या है, 3p बना दिया। और
लेवल भी अप करते जा रहे हैं। 1s के बाद 2s की एनर्जी ज़्यादा दिखा दी, 2s के बाद 2p की एनर्जी ज़्यादा दिखा दी, 2p के बाद 3s की एनर्जी ज़्यादा दिखा दी, 3p की एनर्जी ज़्यादा दिखा दी, 3p के बाद क्या है 4s, 4s की एनर्जी ज़्यादा दिखा दी, 4s के बाद क्या है 3d, तो 4s के बाद 3d की एनर्जी ज़्यादा दिखा दी। देख लीजिए 4s अगर यहाँ पे है तो 3d यहाँ पे है, थोड़ी सी ज़्यादा दिखा दी। और 3d के बाद क्या है 4p, तो आप देख लीजिए कि 4p की एनर्जी मैंने 3d का कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखाई हुई है, ठीक है। और 4p के बाद क्या है 5s, तो 5s मैंने यहाँ पे दिखा दिया, यानी हायर एनर्जी दिखा दी। तो यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए अगर आपने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करनी है तो स्ट्रिक्टली अफुआ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ड्रॉ करनी है। अच्छा, एक डायग्राम आप अपनी नोटबुक पे नोट्स में ज़रूर ड्रॉ करना। वैसे मैंने शेल सबशेल ऑर्बिटल का कंसेप्ट आपको बता दिया हुआ है, तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये वाली जो लेन है ये शेल्स को रिप्रेजेंट करेगी, के शेल, एल शेल, एम शेल। ये जो मिडल में है ये सबशेल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो जो पहली है फर्स्ट लेन ये शेल को रिप्रेजेंट करती है, जो दूसरी लेन है वो सबशेल को रिप्रेजेंट करती है। और जैसे कि ये 1s सबशेल है, ये 2s सबशेल है, ये 2p है, मैं डिटेल में बताता हूँ। तीसरी और आखिरी लेन जो है ऑर्बिटल की है। तो मैंने बताया था कि शेल के अंदर क्या होते हैं सबशेल, सबशेल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या आता है ऑर्बिटल आता है। जो के शेल होता है उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें 1s नाम का सबशेल होता है, और 1s सबशेल के लिए जो ऑर्बिटल होता है एक ही होता है, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल हमने 1s ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया। अब आगे चलते हैं एल शेल पे। एल शेल के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 2, तो जितनी n की वैल्यू होती है उतने ही सबशेल होते हैं। जैसे अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 टाइप्स ऑफ सबशेल होंगे, एक 2s होगा, एक 2p होगा। तो 2s सबशेल तो सिर्फ ऑर्बिटल एक में ही ब्रेक करता है, लेकिन जो 2p सबशेल होता है वो 3 ऑर्बिटल में ब्रेक करता है। 3 लाइंस हैं 1 2 3। अब मुझे बताइए ये क्या हो सकता है 2px, 2py, 2pz। जिसको मर्जी 2px कह दो, जिसको मर्जी 2py कह दो, जिसको मर्जी 2pz कह दो। तो यहाँ पे इसका मतलब कि सेकंड शेल में 2 सबशेल हैं और 4 क्या हैं ऑर्बिटल्स हैं। तो इसका मतलब ऑर्बिटल्स का नंबर अगर आपने किसी शेल में कैलकुलेट करना है तो आप क्या कर देंगे n का स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि n की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया, तो कितने ऑर्बिटल्स आ गए 4। तो आप देखिए कि 4 ऑर्बिटल्स हैं, ये एक 2s है और जो 3 हैं वो 2p हैं। तो 4 ऑर्बिटल हो गए, एक 2s हो गया और 3 क्या हो गए 2p, यानी कि 2px, 2py, 2pz। आई होप इज क्लियर टू यू। नाउ गो टू द एम शेल। एम शेल में n की वैल्यू 3 होती है, तो इसमें 3 सबशेल होंगे 3s, 3p, 3d। 3s सबशेल का एक ही ऑर्बिटल होता है, 3p सबशेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं 3px, 3py, 3pz, और 3d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 5 लाइंस ड्रॉ करी हुई हैं मैंने यहाँ पे, तो 5 3D ऑर्बिटल्स दिखाए हुए हैं। इनके नाम dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। तो नाम मैंने कोई नहीं दिया इनको, बस बता दिया कि इनके 5 नाम होते हैं, क्योंकि ये मुझे 5 लाइनें तो ड्रॉ करनी थी, पर ये पांचों जो ऑर्बिटल होते हैं ना डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब समझते हैं, हैविंग इक्वल एनर्जी, यानी कि डी के अगर 5 ऑर्बिटल हैं तो पांचों की एनर्जी इक्वल होती है। ऐसे ही पी के अगर 3 ऑर्बिटल हैं px, py, pz, तो तीनों की एनर्जी जो है वो इक्वल है, यानी ये भी डीजेनरेट है। तो डीजेनरेट का कंसेप्ट यहाँ पे जो आया है उसका मतलब है कि इनकी एनर्जी जो है वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी किसी सबशेल के ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल होती है। यानी कि ये 3p सबशेल है तो इसके 3
ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। हमें लाइनें तो यहाँ पे 3 ड्रॉ करनी पड़ी ये शो करने के लिए कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं कि लेकिन ये 3 लाइनें जो 3 ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो क्या होती है, इक्वल होती है। आई एम श्योर दिस इज वेरी क्लियर टू यू। क्लियर? तो ये नोट्स आपको सेंड भी कर दिए जाएंगे। आगे मुझे आपको n+l रूल बताना है। ये भी आफूबा प्रिंसिपल जैसा ही रूल होता है, लेकिन आफूबा प्रिंसिपल जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं कंपैरेटिवली एडवांस्ड रूल है, और उसमें जो ड्रॉबैक्स हैं वो थोड़ी ड्रॉबैक्स जो हैं वो बहुत ही कम हैं, लेकिन n+l रूल में ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं। कई लोग इसको बोहर बरी रूल भी कह देते हैं। ठीक है, तो n+l रूल में कहा गया था कि आप किसी भी न्यूट्रल एटम का n+l निकाल लीजिए, तो जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे 1s ऑर्बिटल ले लीजिए, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 1, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1 + 0 क्या आ गया 1 आ गया। तो अब सबसे कम जो वैल्यू n+l की क्या हो सकती है 1, तो इसका मतलब 1s की जो एनर्जी है वो सबसे कम है, तो ये लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल है। तो n+ रूल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहिए। अब 2s पे आ जाते हैं। 2s के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 2, और l की वैल्यू कितनी होती है 0। 2 + 0 = क्या हो गया 2। तो ये 2 जो है, ऊपर वाला रिजल्ट जो है 1 है, ये 2 n+l जो है, n+l की वैल्यू जो 2 है पहले रिजल्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि 2s की एनर्जी जो है वो हायर है किसके मुकाबले में, 1s के मुकाबले में। यू अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं 2p पे। 2p में n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 जो है वो 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 2p की एनर्जी जो है वो 2s से ज़्यादा है। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है। कई बार क्या होता है कि n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, तो फिर क्या करना है। तो जैसे ये 3s है, तो इसके n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, 3 + 0 कितना हो गया 3, तो दोनों की वैल्यू 3 है। तो क्या इसका मतलब 2p और 3s की एनर्जी इक्वल है? नहीं। इस केस में कहा गया कि जिसके n की वैल्यू हायर है, जिसके n की वैल्यू हायर है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, जिसके n की वैल्यू हायर है उसकी जो एनर्जी है वो भी हायर होगी। हालांकि n+l की वैल्यू जो है वो क्या है सेम है। 2p के लिए n+l की वैल्यू 3 है, 3s के लिए भी n+l की वैल्यू 3 है, पर जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ऑर्बिटल की एनर्जी हायर होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल किए जाएंगे, और जिसके n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले फिल किए जाएंगे। इसका मतलब 2p की एनर्जी कम है, 2p ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, 2p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करने चाहिए और 3s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करने चाहिए। दिस रूल इज कॉल्ड एज n+l रूल। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये करवाना ज़रूरी समझा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, अब मैं आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दोबारा से करवाने जा रहा हूँ, क्योंकि जब पिछली बार पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करवाया था तो क्वांटम नंबर अभी आपने वीडियो में देखे नहीं थे, तो अब आप क्वांटम नंबर कर चुके हैं, क्वांटम नंबर की प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। अब आप इसको अच्छी तरह से ये वाली डेफिनेशन समझ जाएंगे। पहले मैंने जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की डेफिनेशन करवाई थी बच्चे, उसमें मैंने ये बताया था कि एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक की
और दोनों की स्पिन ऑपोजिट होती है, एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी, एक की स्पिन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने पिछली डेफिनेशन में बताया था जब मैंने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको पहले करवाया था। अब मैं जो आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करवा रहा हूँ उसमें ये बता रहा हूँ कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, नो टू इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के अंदर अगर प्रेजेंट है तो उनके चारों क्वांटम नंबर आपस में कभी मैच नहीं करेंगे। तो मैं सीधा इसकी एग्जांपल पे चलता हूँ। लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। ये चीज़ें पहले क्यों नहीं कराई आपको, तभी क्यों नहीं करा दिया पॉली एक्सक्लूजन? तब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी नहीं थी, अभी आपने सीखनी थी। तो इसलिए ये वाली डेफिनेशन पॉली एक्सक्लूजन की पहले आपको बस थोड़ी सी बताई थी और कहा था कि बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर बच्चा 3 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। तो इसके s ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी इलेक्ट्रॉन है, 1s में भी है, 2s में भी है। तो आप 1s वाले इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर भी लिख लीजिए, 2s वाले इलेक्ट्रॉन के भी क्वांटम नंबर लिख लीजिए। पहले हम 1s में जो इलेक्ट्रॉन है, दो है वैसे तो, हम किसी एक के लिए लिख लेते हैं। तो 1s के लिए जब क्वांटम नंबर लिखेंगे तो आप 1 देखिए तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1। s की वजह से l की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर l 0 हो तो m क्या होता है, 0। हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखना है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि क्वांटम नंबर 2s1 के देखने जा रहा हूँ। तो 2s1 के क्वांटम नंबर जब देखूंगा तो 2 की वजह से n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। l की वैल्यू 0, क्योंकि s है तो l की वैल्यू 0 ही आएगी। अब अगर l की वैल्यू 0 आई है s की वजह से तो m तो l पे ही डिपेंड करता है। तो अगर l 0 है तो m भी 0 होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हमें नहीं पता वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम क्या लिखेंगे, +-1/2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, दोनों का L और L मैच करता है, M और M मैच करता है, S और S मैच करता है, लेकिन N1 N और N दोनों इक्वेशन में मैच नहीं करता। इक्वेशन 1 में n इजिकल टू 1 है, इक्वेशन 2 में n इजिकल टू 2 है। यानी कि इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन्स का मैच नहीं कर रहा। L मैच कर रहा है 0, M मैच कर रहा है 0, S मैच कर रहा है +-1/2। यानी कि एक एटम के अंदर, इवन के एक ऑर्बिटल के अंदर भी अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी आपस में मैच नहीं करेंगे। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में एग्जाम्पल करवाई है। आई एम श्योर दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, अब कुछ क्वांटम नंबर्स की मैंने बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको करवाई, 6-7 प्रॉब्लम्स जैसे मैंने आपको वीडियो में देख करवा दी, 7-8 प्रॉब्लम मैंने आपको असाइनमेंट में दे दी। तो कुछ प्रॉब्लम्स जो क्वांटम नंबर की होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जब क्वांटम नंबर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने करी नहीं होती, आपने 10th स्टैंडर्ड में तो करी नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो वाली। तो अब मैं आपको क्वांटम नंबर की वो वाली प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। लेट्स सी। पहली प्रॉब्लम है, give the value of quantum number for electron with the highest energy in the sodium atom। आप सीधा सोडियम एटम को पकड़ो और कहता है कि इसका जो ऐसा ऑर्बिटल पकड़ो जिसकी एनर्जी हाईएस्ट है और उसके क्वांटम नंबर लिखो। तो इसका मतलब हमें सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। आफूबा की डायग्राम देख लो या वैसे भी देख लो, हाईएस्ट एनर्जी किसकी है एज पर आफूबा प्रिंसिपल या आपकी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली। इसके लिए n की वैल्यू 1 है, इसके लिए इनके लिए n की वैल्यू 2 है और इनके लिए n की वैल्यू 3 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हायर है, तो यही हाईएस्ट
एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा। तो 3s1 के आपने क्या लिखने हैं, क्वांटम नंबर। 3s1 के क्वांटम नंबर लिखने हैं। तो 3s1 के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 3, s की वजह से l की वैल्यू 0, अगर l 0 है तो m भी 0, एक इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे नहीं पता ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, सो आई राइट प्लस हाफ और माइनस हाफ। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कहता है कि अब मेरे पास सेकंड प्रॉब्लम है। कहता है कि चारों के चारों क्वांटम नंबर लिखो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, और क्वांटम नंबर बी उसने दे दिए हैं। क्वांटम नंबर में उसने कहा है कि n4 है, l 0 है, m 0 है, s प्लस हाफ है, और एलिमेंट का नाम क्या है ये बताओ। n4 है तो मतलब 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। l 0 है तो 4s आएगा, m 0 है तो 4s आएगा। तो प्लस हाफ है, एंड माइनस हाफ नहीं है, प्लस हाफ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, 4s1। तो 4s1 कॉन्फ़िगरेशन तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। क्योंकि 4s1 तक जाने के लिए आप आफुबा की डायग्राम को देख लेना। 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करना, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में। अगर नहीं लिखनी कॉन्फ़िगरेशन तो मत लिखो, क्योंकि यहाँ से पता चल चुका है ये 4 है, l से पता चल चुका है s है, 0 से पता चल चुका है s आगे डिवाइड नहीं होगा, और प्लस हाफ से पता चल चुका है ये 1 है। तो 4s1 आउटर मोस्ट हो गया। तो इससे पहले वाली फिर हमें पता होनी चाहिए। इससे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन की होती है। अगर नहीं पता तो फिर आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी है। अब आप इनके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2, 4, 10, 12, 18 और 1, 19, 19 इलेक्ट्रॉन। तो अगर न्यूट्रल एटम है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने निकले हैं, 19। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर 19 निकल गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पोटाशियम। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पोटाशियम। आई एम वेरी श्योर दिस इज क्लियर टू यू। आर यू क्लियर अबाउट इट? ओके, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन दिस। कहता है कि आप कॉपर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर्स लिखिए ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट। आपको अभी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का नहीं पता, वो हम केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट में पढ़ेंगे। हाँ, एक्साइटेड स्टेट का आपको पता है, अगर बाहर से एनर्जी सप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट होती है। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाता है। तो कहता कि आपके पास कॉपर एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 29 होता है। उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ग्राउंड स्टेट में, तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगा उसके इलेक्ट्रॉन के आपने क्वांटम नंबर लिखने हैं, और आपको उसने 4 ऑप्शंस भी दे दिए, ए बी सी डी। तो हमें आंसर में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर की लिखनी चाहिए, एटॉमिक नंबर 29 होता है। तो आप इसको, मैंने आपको ये सिखाई है इस तरह से, 18 आर्गन, 4s1, 3d10। अब मुझे सोच के बताइए कि 4s आउटर मोस्ट है कि 3d आउटर मोस्ट है। आप कहेंगे जी 4s अंदर है तो ये आउटर मोस्ट नहीं होगा, 3d आउटर मोस्ट है। नहीं, आप n की वैल्यू देखिए। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 4। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 3। तो फिर आउटर मोस्ट कौन सा हो गया, 4s1। तो इसका मतलब 4s1 के क्वांटम नंबर चाहिए 4। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। ढूंढो 4, एक इसमें है एक इसमें है, बी और सी में, बी और डी में नहीं है, बी डी में भी है, चलो बी में नहीं है तो बी को छोड़ देते हैं। एस, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो 0 बी में नहीं है, बी को भी छोड़ दो, डी को भी छोड़ दो, तो 0 सिर्फ किस में है,
सी में है। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर L 0 हो तो M भी क्या होता है, 0 होता है। तो 4s 1 है, तो इलेक्ट्रॉन +1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। उन्होंने +1/2 लिखा है, तो इसलिए हमारा +1/2, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, तो इसको बार बार देखिए, आपको आई एम वेरी श्योर कि क्वांटम नंबर की ये वाली प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ लग गई होगी। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जो है वो ओवर होता है।